हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं सचिन स्टडी पॉइंट 2 यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम सीरीज चला रहे हैं। रेलवे में अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। चाहे ये हमारी सीरीज चल रही है, जितने क्वेश्चन आए हैं अभी तक 7,000 के ऊपर क्वेश्चनों के बारे में हम लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है डैश डैश की परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के बीच अंतर किसके बराबर होता है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा न्यूट्रॉन। किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉनों के बराबर। अब कैसे होगा दोस्तों? परमाणु का केंद्रीय भाग होता है, उसको उसमें क्या होता है? उसमें दोस्तों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। हाइड्रोजन इसका अपवाद है। दोस्तों, कोई पूछे कि परमाणु के केंद्र में क्या होते हैं, तो आप क्या बताओगे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन इसका क्या है? अपवाद है। क्यों? जहाँ नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। न्यूट्रॉनों में उदासीन विद्युत आवेश होता है और धनावेश विद्युत प्रोटॉन की तुलना में इसका द्रव्यमान थोड़ा अधिक होता है। प्रोटॉन एक छोटा धनात्मक आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। और इसके अलावा एक प्रोटॉन पर धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर लगे ऋणात्मक आवेश के परिणाम के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूट्रॉन। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन डैश डैश पथ में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। तो दोस्तों, किस पथ पे? वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। किस पथ पर? वृत्ताकार। ऑप्शन ए क्वेश्चन सही होगा। ठीक, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वृत्ताकार पथ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में डैश डैश क्या होता है? तो हाइड्रोजन के दोस्तों हम कितने समस्थानिक होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं दोस्तों? 3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो और दोस्तों, जब हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक होता है उसको ड्यूटेरियम अर्थात उसको भारी जल के नाम से भी जानते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए क्या है? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। अर्थात हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में क्या होगा? एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डैश डैश का वर्णन नहीं करता है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किसका वर्णन नहीं करता है? तो दोस्तों, नाभिक के स्थायित्व का वर्णन नहीं करता है। क्या होगा आंसर? कौन सा होगा? नाभिक के स्थायित्व का वर्णन नहीं करता है। अन्य इन चीज़ों का वर्णन करता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। जैसे परमाणु के आवेश का वर्णन करता है, नाभिक की उपस्थिति का वर्णन करता है और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति का वर्णन रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल करता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बोर की कक्षाओं को स्थिर क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, बोर की कक्षाओं को स्थिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों में निश्चित ऊर्जा होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। अब बोर का परमाणु मॉडल क्या कहता है? नील्स बोर का परमाणु मॉडल कहता है कि एक नाभिक ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो कक्षा में घूम रहे हैं उसकी वो ऊर्जा त्यागते या उत्सर्जित नहीं करते हैं। बोहर को 1922 में दोस्तों भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और परमाणु का बोर मॉडल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में संशोधन के रूप में आया था। अर्थात नील बोर ने किसके परमाणु मॉडल में संशोधन किया था? रदरफोर्ड के। तो दोस्तों, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ऋणात्मक आवेशित आयनों को डैश के रूप में जाना जाता है। जो ऋणात्मक आवेश के आयन होते हैं उनको किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों,
दोस्तों रेडायन के रूप में। एनायन का, रेडायन का मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन से होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं के आयनों की संख्या को क्या कहा जाता है। तो किसी परमाणु के एक मोल में मौजूद परमाणु या आयनों की संख्या को कहा जाता है अवोगाद्रो संख्या। क्या कहा जाता है, अवोगाद्रो संख्या, ऑप्शन सी। एक अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, एक अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 इंटू 10 की पावर मोल है नहीं। तो एक अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है, 6.022 गुणे 10 की घात 23। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलाम आवेश में दोस्तों होते हैं इलेक्ट्रॉन कितने, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों का मान पूछ रहा है, ना कि एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मान पूछे तो एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा था, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या आंसर रहेगा, 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन सा यह बताता है कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में एक विशेष क्रम में भरा जाता है। इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में एक विशेष क्रम में भरा जाता है। तो दोस्तों ये बताता है आपबाउ का नियम। किसका, आपबाउ का नियम। आपबाउ का नियम क्या है दोस्तों, चलिए पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। आपबाउ का नियम यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर वाले परमाणु कक्षाओं को भरने से पहले निम्न ऊर्जा परमाणु कक्षाओं को भरते हैं। इस नियम का पालन करके हम परमाणुओं या आयनों के लिए इलेक्ट्रॉन विन्यास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसके अलावा पाउली अपवर्जन का नियम क्या कहता है, पाउली अपवर्जन का नियम कहता है कि एक परमाणु कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन समान इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से भिन्नता रखता है, अर्थात यह नहीं रह सकता या एक ही क्वांटम संख्या नहीं होगा। और हुंड का नियम क्या कहता है, हुंड का नियम ये कहता है दोस्तों, किसी भी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरे जाते हैं, उसके बाद ही उन इलेक्ट्रॉनों के जोड़े बनाना शुरू होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने एक क्वेश्चन के साथ साथ दो दो तीन तीन क्वेश्चनों के आंसर पता कर लिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। तो कैथोड किरण का प्रयोग सबसे पहले जे टॉमसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, जे टॉमसन। तो अब जे टॉमसन ने किसकी खोज की थी दोस्तों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये तो नाम सुना होगा। तो इसके लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, ईट पर नाच, ईट पर नाच। ई से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के खोज करता, टा से जे टॉमसन। पा से क्या होगा, पा से प्रोटॉन, प्रोटॉन के खोज करता कौन है, रदरफोर्ड। हालांकि गोल्डस्टीन भी माने जाते हैं, गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। इसका नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड में। ऑप्शन में गोल्डस्टीन आए तो आप गोल्डस्टीन लगाएंगे, या दोनों आए तो दोनों ऑप्शन में सही होंगे। ना से क्या होगा दोस्तों, न्यूट्रॉन, ना से क्या होगा, न्यूट्रॉन। खोज करता है चा से जेम्स चैडविक। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जे टॉमसन। क्या होगा, जे टॉमसन। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण संयोजकता के साथ बदल जाता है। कौन सा गुण संयोजकता के साथ बदल जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा तुल्यांकी भार। क्या बदल जाएगा, तुल्यांकी भार। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसे न्यूक्लियॉन के रूप में जाना जाता है, न्यूक्लियॉन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन के रूप में किसको जाना जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। दोस्तों देखते हैं, न्यूक्लियॉन को परमाणु नाभिक का एक उप परमाणविक कण माना जाता है। क्या माना जाता है, उप परमाणविक कण माना जाता है। प्रत्येक परमाणु नाभिक में एक या एक से अधिक न्यूक्लियॉन हो सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है,
एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है? तो दोस्तों किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है? 2n² के द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा। अब कैसे सही होगा देखते हैं। बोर का परमाणु मॉडल दोस्तों क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विशिष्ट वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं जिसे कक्षा या कोश कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें ऊर्जा का एक निम्न मान होता है। उदाहरण के लिए माने हम कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या के बराबर 2। इलेक्ट्रॉनों के दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भाई? के, एल, एम और एन ऐसे भरते हैं हम अपने इलेक्ट्रॉनों को। तो के उपकोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं। कितने? 2। एल उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? 8 भर सकते हैं। कितने भर सकते हैं? 8। एम वाले में 18 भर सकते हैं। एम वाले में कितने भर सकते हैं? 18। और एन उपकोश में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 32। कितने भर सकते हैं? 32। तो इसका आंसर क्या होगा? 2n²। अधिकतम संख्या किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है? 2n², अर्थात n वाले कक्षक में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या कितनी है? 36 है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो दोस्तों क्रिप्टॉन क्या है? क्रिप्टॉन का सिंबल क्या होता है? Kr होता है। क्या होता है? Kr। इसका परमाणु भार कितना होता है? परमाणु संख्या तो कहोगे इसका परमाणु संख्या कितनी होती है? इसकी होती है 26। कितनी होती है? 26। अब इसको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ तो यानी KLMN उसी तरह से भरेंगे। KLMN। के में अधिकतम संख्या कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? अभी बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में, 2 भर सकते हैं। एल में 8, तो 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए। एम में 18, कितने भर सकते हैं? 18। एन में अधिकतम कितने भर सकते हैं? 32 भर सकते हैं। लेकिन इसमें बचे कितने? 26 थे टोटल। 2 के में भर दिया, के वाले कक्षक में। एल में 8 भर दिया, एम में 18 भर दिया। तो टोटल कितने हो गए ये? 8 2 10, 8 18 हो गए। 18 8 2 10 10 और 18 ये सॉरी ये यहाँ पर 1 मिनट। KLMN कैसे भरेंगे हम लोग? KLMN। तो परमाणु संख्या कितनी है? 36 है। कितनी है? 36 है। इसमें हमको भरना है तो 2 इसमें हो गए, 8 इसमें हो गए, 18 एम वाले में हो गए। तो कितने हो गए? 8 2 10 18 28 हो गए। अब बचे कितने? 6 बचे, सॉरी 8 बचे। 36 भरने, 8 ही तो बचे। 6 वो 8 किस में भर जाएंगे? एन वाले कक्षक में। किस में भर जाएंगे? तो एन वाले। तो 2 8 18 8 किस में आ रहा है? तो कहोगे ऑप्शन नंबर सी में अगर आ रहा है। किस में आ रहा? सी में। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो कैसा लगा? या अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। धन्यवाद।